नमस्कार, न्यूज 84 देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और शुरुआत करते हैं जहां बीजेपी ने मिशन 2022 के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। टीवी स्क्रीन पर ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखेंगे, जिसमें भाजपा के 3 दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की है। इन्होंने ग्रेटर नोएडा से पहले मथुरा का दौरा किया, मंदिर में पूजा की, लोगों से संवाद किया, डोर टू डोर कैंपेन किया। दूसरी तस्वीर सीएम योगी की है। उन्होंने बिजनौर का दौरा कर डोर टू डोर कैंपेन किया, इसके साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। तीसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। गाजियाबाद के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार किया। तो इन 3 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि भाजपा के दिग्गज नेता इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा हैं और किस तरीके से ये तस्वीरें आई हैं, मथुरा से लेकर गाजियाबाद, या फिर हम बात कर लें ग्रेटर नोएडा की। भाजपा ने मिशन 2022 के लिए ताकत झोंकी है और ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर हमने बात की कि ग्रेटर नोएडा से लगाए मथुरा तक का दौरा करते हुए नजर आते हैं गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने मंदिर में पूजन अर्चन किया, डोर टू डोर कैंपेन चलाया और इसके साथ ही ये 3 जरूरी तस्वीरें इस वक्त बीजेपी खेमे से आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि वृंदावन मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही डोर टू डोर कैंपेन, कोविड के बीच, कोविड के दरमियान इस चुनाव के प्रचार के तरीके में बदलाव जो है, उसी लिहाज से, उसी अनुरूप ये प्रचार प्रसार की तस्वीरें आपके सामने हैं बीजेपी खेमे से, जहां दिग्गज इस वक्त जमीन पर डोर टू डोर कैंपेन के जरिए बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने का काम करते दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे गृह मंत्री हो या फिर सीएम योगी हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज सुबह से इन तस्वीरों पर निगाहें टिकी रही, क्योंकि ये दिग्गज नेता वोट के लिए जमीन पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए, समझ सकते हैं। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्रेटर नोएडा भी पहुंचे और सबसे पहले वो ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में जाएंगे, जहां उनका डोर टू डोर कैंपेन होना है। इसके बाद बीजेपी के पक्ष में वोट करने की वहां वो अपील करेंगे। साथ ही शारदा यूनिवर्सिटी में 288 कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुनावी रणनीति भी तय करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे की ये रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज ग्रेटर नोएडा में लगभग 3 बजे पहुंचेंगे। सबसे पहले वो ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव आएंगे, जहां डोर टू डोर वो कैंपेनिंग करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। अब देख सकते हैं कि उनके आगमन को लेकर के यहां पर भव्य तैयारी की गई है। जगह जगह पर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए भी लोगों ने तैयारी कर रखी है। जिन घरों में अमित शाह जी जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, हम उसी एक घर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि उस घर के लोग किस तरीके से गृह मंत्री के आगमन को लेकर के उत्साहित हैं। सबसे पहले हम उन घर के लोगों से बात करेंगे जिनके घर में गृह मंत्री आज जाएंगे और उनसे संवाद करेंगे। क्या कहेंगे, आज आपके घर गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है जी, और पहली बार हमारे यहाँ कोई गृह मंत्री आ रहे हैं गांव में, और पूरा गांव हम एकजुट फूलों की वर्षा करेंगे, उनके स्वागत करेंगे और उनके साथ रहेंगे। तो यानी भव्य तैयारी है आज गृह मंत्री के स्वागत को लेकर के? जी, ऐतिहासिक तैयारी है और ये हमारे यहाँ का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारी पार्टी के शीर्ष नेता आज हमारे यहाँ आ रहे हैं। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी भी, जो गुर्जरों के बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर कामनगर गांव है, वहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए लगातार यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तिरंगा लेकर के लोग हाथों में अभी से यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है।
ताकि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। मंत्री अमित शाह जी हैं, वो यहां पर आ रहे हैं और खास तौर से ये गुजर बाहुल्य इलाका है, क्योंकि ये जो गांव है गुजरों का गांव है और यहां पर ये माना जा रहा है कि जो गुजरों में थोड़ी बहुत नाराजगी थी सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर के, वो नाराजगी भी आज दूर करने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो काफी अहम है और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बसपा ने 53 और सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा की ओर से 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की खबर मिल रही है। अब इन 53 सीटों पर कौन कौन है इसकी जानकारी भी आनी शुरू हो जाएगी। हाथरस से संजीव कुमार काका को टिकट मिला है। इसके अलावा टुंडला विधानसभा से अमर सिंह जाटव को टिकट मिला है। कुल 53 सीटों पर ऐलान हो चुका है बसपा की ओर से, जहां फिरोजाबाद से बबलू कुमार राठौड़ भी उम्मीदवार बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा ने 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जहां कासगंज से प्रभुदयाल सिंह राजपूत बसपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब धीरे धीरे करके इन सीटों पर जो नाम है वो भी सामने आने लगे हैं। 53 सीटें हैं जिनके लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। हाथरस से बात करें तो संजीव कुमार काका को टिकट मिला है बसपा की ओर से और कुल 53 सीटें हैं जहां पर नाम स्पष्ट हो चुका है। टुंडला विधानसभा सीट से अमर सिंह जाटव को बसपा की ओर से टिकट मिला है। फिरोजाबाद से बबलू कुमार राठौड़ प्रत्याशी बनाए गए हैं और इस तरीके से 53 सीटों पर बसपा की ओर से कौन मैदान में होगा ये स्पष्ट हो चुका है और एक एक करके अब बड़े नाम भी सामने आएंगे। उन सीटों पर जो निगाहें टिकी रहती हैं, जिन पर दांव लगाया जाता है, उनमें बसपा की ओर से कौन ताल ठोक रहा है ये अब पता चल जाएगा, क्योंकि 53 सीटों पर नाम स्पष्ट कर दिया है बसपा ने। हाथरस से संजीव कुमार काका को मैदान में उतारा है, तो वहीं टुंडला विधानसभा से अमर सिंह जाटव को टिकट मिला है। तो देखिए अब बसपा की ओर से भी लिस्ट जारी हो गई है। चलिए हम जानकारी लेंगे, अनुभव से डिटेल लेते हैं। अनुभव, किस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं इस लिस्ट से? देखिए सबसे पहले तो हम ये बता दें, करहल मैनपुरी की जो सीट है जहां पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वहां से पार्टी ने कुलदीप नारायण को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बीएसपी की जो लिस्ट आई है उसमें हमें अलग अलग अगर हम सीटों की बात करें, चाहे आप बात करिए हमापुर की, सुभाष चंद्र साग को वहां पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि वहाँ पिछड़ा वोट बैंक काफी अधिक मात्रा में है और इसीलिए पार्टी की कोशिश यही है। अब देखिए जिस तरीके किसने क्या, आप देखिए सुरक्षित सीट है, प्रभुदयाल जाटव को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है और जाटव वोट बैंक बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो इसीलिए हम इन सीटों की जब देख रहे हैं, इस सीटों को देख रहे हैं, जैसे आप नीरज मिश्रा पटियाली में देखिए, अब वहाँ पर पार्टी ने किन समीकरणों को देखा है। पटियाली से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जो है वो मुमताज शाक्र को चुनाव में उतारा है और बसपा ने वहां पर एक ब्राह्मण को टिकट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे समीकरणों को बीएसपी सुप्रीमो ने देखा होगा और उसके बाद ही ये जो टिकट है ये घोषित किए हैं। हालांकि बसपा ऐसी पार्टी है जहां पर जो विधानसभा के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, उनकी घोषणा पहले ही हो जाती है। विधानसभा चुनाव से 6-8 महीने पहले ही उनकी घोषणा हो जाती है और ज्यादातर लोग जो प्रभारी बनते हैं वही प्रत्याशी होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे नाम इससे पहले से ही वहाँ पर प्रभारी के तौर पर वो काम कर रहे थे। जैसे आप महोबा की सीट देख लीजिए, संजय कुमार साहू को वहाँ पर बनाया है उम्मीदवार पार्टी ने। अगर आप राठ की बात करिए जो सुरक्षित सीट मानी जाती है, तो वहाँ पर अनुसूचित जाति का अगर हम सबसे ज्यादा वोट बैंक है, वहाँ पर प्रसन्न भूषण अहिरवार को टिकट दिया है। तो हम इस लिस्ट को जो अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तुरंत ये लिस्ट आई है, गरौटा की आप बात करिए वहाँ वीर सिंह गुर्जर को पार्टी ने टिकट दिया है। इसी तरीके से महारानी की अगर बात करें, वहाँ पर किरण है उनको दिया है, तो को भी टिकट दिया है। चंद्रभूषण सिंह बुंदेला का भी नाम हमको इस लिस्ट में दिख रहा है। तो बसपा की भी कोशिश यही है कि जहाँ पर जो जाति समीकरण है, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करेंगे तो बिना जाति समीकरण के वो पूरी नहीं हो पाए। फिर उसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है, समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है और बसपा भी पीछे नहीं, कांग्रेस भी पीछे नहीं। इस लिस्ट को जो अभी हम देखकर समझ पा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कोशिश यही है कि कैसे उस क्षेत्र में जो ज्यादा, जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसका वोट बैंक ज्यादा है, उस पर पार्टी ने अपना दाव आजमाया है। और अब कुछ नाम ऐसे हैं जिनको अगर आप कहिए। हाँ अनुभव, कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है,
जी जी, जैसे सीतामऊ में आप देखिए रजनीश तिवारी को वहाँ पर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं आप देखिए अगर जो समाजवादी पार्टी ने किसको बनाया है, कांत सोलंकी जो लंबे समय से विधायक होते चले आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से बीजेपी ने किसको वहाँ पर टिकट दिया है, सलील बिश्नोई को टिकट दिया है। तो ये आप देखिए इस तरह से पार्टी ने देखा है कि कहाँ पर किस पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है, यानी कौन किस बिरादरी से आता है और उसके बाद अपने टिकटों को डिसाइड किया है। यानी अगर एक अल्पसंख्यक समुदाय से कोई कैंडिडेट है, कोई पिछड़ा से है और कोई ब्राह्मण समाज से है, तो क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक भी है, ठीक ठाक संख्या में होगा, इसीलिए ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये कोशिश की है कि हम ऐसे उम्मीदवारों को भी उतारें। और आप ये देखिए बार बार चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो चाहे पार्टी के अन्य नेता हो, वो यही कहते रहे कि ब्राह्मणों को साथ लेकर ही हम चलेंगे। यानी 2007 का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, उसी को तो बीएसपी कह रही कि उसी के सहारे हम 22 में भी आएंगे। और जब हम इस लिस्ट को देख रहे हैं तो आप हमें यहाँ देखिए अरुण कुमार दुबे दिव्यापुर में दिख रहे हैं, इसी तरीके से हमें लालजी शुक्ला सिकंदरा में दिख रहे हैं, इसी तरीके से रजनीश तिवारी हमको सीसामऊ में उम्मीदवार दिख रहे हैं, किदवई नगर से मोहन मिश्रा हमको टिकट उम्मीदवार दिख रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कानपुर की जो सीटें हैं उसमें हमें आनंद मिश्रा जो कि बीएसपी सरकार में मंत्री थे, उनका नाम जरूर हमें नहीं दिखा है इस लिस्ट में। और क्योंकि वो भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और जहाँ जहाँ भी खासतौर से जो प्रबुद्ध वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन हुए तो वो जाते रहे हैं, पर हमें उनका नाम इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आगे कहीं और उनकी तैयारी हो या पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोचा हो। पर जो बात हम कह रहे हैं कि जो बात बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि हम कैसे इस बार उसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे एक बार फिर तैयारी में है, तो वो हमें दिख रहा है। कुछ नाम हमने देखिए अनुभव, एक और चीज है कि ग्राउंड पर बीएसपी की कितनी पकड़, जनाधार कितना रह गया है, ये तो नहीं कहा जा सकता है अभी, क्योंकि लंबा दौर हो गया है। पार्टी मतलब दो दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में जो एक दूसरे को चैलेंज कर रही है, वो है सपा बीजेपी। लेकिन अगर कैंडिडेट्स को देख रहे हैं तो नुकसान किसको ज्यादा होगा, किस तरीके से कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा गया, अनुभव क्या लग रहा है देख के इस लिस्ट को? हाँ देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है अगर मान लीजिए केवल दो पार्टियों के बीच लड़ाई, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, तो फिर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते हैं कि ऐसे में कई बार जो है वो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है जब टू पार्टी कंपटीशन हो। और अगर जब ये ट्रायंगुलर फाइट होती है तब बीजेपी को फायदा होता है। तो बीएसपी के भी कई उम्मीदवार, जैसे हमने जो कुछ इक्वेशंस बताई, कुछ इलाकों की, कुछ विधानसभा सीटों की, वहाँ पर तो यही लग रहा है कि इन्हीं सारी चीजों को देखकर टिकट दिया गया है कि अगर किसी ने पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को उतारा है, किसी ने अगर वहाँ पर संचक को उतारा है, तो बीएसपी की तरफ से वहाँ पर आप देखिए कि ब्राह्मण को उतार दिया गया। तो एक तरह से पार्टी का जो मैसेज है वो भी क्लियर होगा, भाई हम ब्राह्मणों को साथ लेकर चल रहे हैं। हम जो बात कहते थे, जो 2007 में हमने किया, हम इस बार भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान होगा, उस चीज को भी मैसेज एक जा पाएगा। और दूसरी पार्टियों को इससे नुकसान भी हो सकता है। तो अनुभव देखिए ना, अगर ब्राह्मण नाराज है और मान लीजिए जरा सा भी सोचे कि नहीं जाना है बीजेपी के साथ, तो उसके पास विकल्प के तौर पे सिर्फ सपा ना बचे, बसपा भी मैदान में हो, लेकिन कुल मिला के उससे नुकसान सपा को होता दिखाई देगा। ये तो देखिए जनता तय करेगी कि किसको वो वोट देगी, चाहे 10 तारीख की जब वोटिंग हो, 14 तारीख की वोटिंग हो, अन्य 20 तारीख की वोटिंग हो, ये पब्लिक को तय करना है, वोटर को तय करना है। लेकिन हाँ, सियासी दलों की ओर से तो तैयारी यही है कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। अब अभी थोड़ी देर पहले जब समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई 56 उम्मीदवारों की, उसमें हमें 7 ब्राह्मण उम्मीदवार दिखे। अब हम जो बीएसपी की इस लिस्ट को देख रहे हैं तो हमें इसमें तकरीबन 4 से 5 नाम दिख रहे हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं लोग। यानी हर पार्टी की कोशिश यही है, मैसेज देने की कोशिश है कि हम किस तरह से ब्राह्मणों को साथ लेकर चल रहे हैं। ब्राह्मण केवल बीजेपी के ही साथ नहीं है, बल्कि बीएसपी कह रही हमारे साथ भी है, समाजवादी पार्टी ये भी कहने में लगी कि हमारे साथ है। बिल्कुल अनुभव, लेकिन इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण जिसके साथ गया है वहां पर सरकार बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार का सस्पेंस बरकरार है कि ब्राह्मण किसके साथ है। मैदान में तो हर पार्टी ने उतारने की कोशिश की है। अनुभव, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए सपा के बाद बसपा की भी लिस्ट आ चुकी है। और इधर देखिए कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है।
जयंत ने कहा है कि अमित शाह की भाषा शैली ही ऐसी है कि वो औरंगजेब और जिन्ना के बिना बात ही नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। कैंपस में घुसकर पुलिस छात्रों को पीट रही है। ये भी कहा कि बहुत सोच समझकर जयंत ने गठबंधन किया है। एबीपी संवाददाता सनुज शर्मा ने जयंत से खास बातचीत की है। खास बातचीत करने के लिए आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी जी हमारे साथ है। जयंत चौधरी जी, एक चीज जानना चाहूंगा, अभी अमित शाह वहां पर मथुरा गए हैं और सीधे कह रहे हैं, महाभारत का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असुरों की सेना है दूसरी तरफ। अब वो तो उनकी भाषा शैली है। वो औरंगजेब के और जिन्ना के का नाम लिए बगैर भाषण नहीं दे पा रहे आजकल। ये कह रहे हैं जंगल राज था, मायावती सरकार की बात करें, अखिलेश सरकार की बात करें। देखिए, आज के मौजूदा हालात ये हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं, एससी वर्ग के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जब कोई आंदोलन करता है, कोई मांग करता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। इलाहाबाद में मतलब कैंपस में घुस के पुलिस घुस के पीट रही है नौजवानों को। इनकी जवाबदेही नहीं कुछ। गन्ने की खेती यहाँ बड़ी फसल है, यहाँ किसानों को 14 दिन में पेमेंट नहीं मिल पाया। तो सारे सवाल लोगों के मन में है। अभी आपने एक बात कही वहां पर, है वहां पर, चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जी, आपने कहा चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊंगा। बिल्कुल नहीं पलटूंगा। धन्यवाद। आखिरी सवाल, विश्वास कीजिए, बहुत सोच विचार करके हमने गठबंधन बनाया है और मजबूत है और लंबे समय तक इसको हम चलाएंगे। आखिरी सवाल है बस मेरा, अमित शाह ने वहाँ जाट नेताओं के साथ बैठक की है, 250 से करीब जाट नेताओं को बुलाया था। वो ऐसे ढोंग करते रहते हैं, कोई बात नहीं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयंत चौधरी थे। सीधा कहना है कि अमित शाह की भाषा शैली ऐसी है, लेकिन जो गठबंधन हुआ है चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मुजफ्फरनगर।